जय हिंद फ्रेंड्स आज यूपीएससी ऑप्शनल सेकंड पेपर हिंदी साहित्य में जो निबंध निलय हमारे पाठ्यक्रम में है, उसी कड़ी में क्योंकि वो श्रृंखला चल रही है, तो उसी कड़ी में आज आपके समक्ष उपस्थित है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, जो कि कुबेरनाथ राय कृत एक रचना है। जैसे कि कुबेरनाथ राय जो लेखक है निबंध के, ये निबंध लेखक शुक्लोत्तर युग के एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ललित निबंध परंपरा के सशक्त निबंधकार के तौर पे आते हैं। इनको हम एक ललित निबंधकार के तौर पे जानते हैं। इनके बारे में जब हम अभी पढ़ेंगे, इसमें बेसिकली जो उत्तरा फाल्गुनी का आसपास है, तो हो सकता है कि जो इसका टाइटल है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध का, इससे ये नहीं हम अनुमान लगा सके कि आखिर निबंध में है क्या, लेकिन ये विश्वास करिए कि इसमें आपको जीवन के नए संदर्भ, नए आयाम देखने को मिलेंगे। लेखक के द्वारा इसमें मानवीय अस्तित्व के लिए, जीवन की समझ के लिए बहुत कुछ चीज़ें बताई गई हैं। एक चीज़ पहले ही स्पष्ट कर दे कुबेरनाथ राय जी के बारे में, क्योंकि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी से उन्हीं की परंपरा में है, शुक्लोत्तर में आते हैं। तो होता क्या है कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जैसे ना ही बहुत ही ज़्यादा हजारी प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित रहे हैं और ना ही विद्यानिवास मिश्र की तुलना में अगर देखा जाए तो उनके प्रभाव से ही, मतलब बिल्कुल उनके प्रभाव में जाकर ही नहीं लिखे हैं, बल्कि इन्होंने जैसे पूरी तरीके से एक स्वच्छंद, जैसे घनानंद रीति काल के हैं, तो एक स्वच्छंद धारा के तहत अपना जो मुक्त उड़ान देने का काम किया है। तो प्रयत्नशील बिल्कुल ये वैसे ही हुए हैं, यानी सांस्कृतिक संदर्भों से जो भी फूटता हुआ जीवन है, उनका वर्तमान दृष्टि से देखें, आधुनिक आयामों से देखें, तो वर्तमान जीवन आपको इसमें झांकता हुआ दिखाई देता है। और बाकी तो ये ललित निबंधकार के रूप में जाने ही जाते हैं। इस निबंध में ये चीज़ बताया गया है, जैसे उत्तरा फाल्गुनी के आसपास ना, तो एक ऋतु और नक्षत्र के माध्यम से मानव शरीर पर जो रूपक की तरह आरोपित करते हुए बताया गया है कि शाश्वत जीवन क्रम निरंतर कैसे चलता रहता है और कैसे ही जीवन में निबंधकार के अनुसार कि मानव शरीर की एक सुनिश्चित उम्र होती है। वो व्यक्ति यहाँ पे आया होता है, इस धरा पे आया होता है कि एक सुनिश्चित उम्र होता है और व्यक्ति के जीवन का इतिहास इसी उम्र के अनुसार घटित होता रहता है। फिर आगे चलकर निबंध कार्य इस सुनिश्चित देह उम्र के ढांचे से उठने वाले मानवीय सार्थकता के सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। यानी ओवरऑल पहले मैं संक्षेप में ये बताऊं कि इसमें आपको जीवन दृष्टि इस प्रकार मिलेगी कि जैसे मानव का जीवन करीबन 25 वर्ष से लेकर जो 45 वर्ष का होता है, तो उस उम्र में वर्षा ऋतु के विभिन्न नक्षत्रों के गुणधर्मों को आधार मानकर उन्होंने जीवन को बहुत ही एक तरीके से तार्किक ढंग से विश्लेषण करने की कोशिश की है। निबंध में इस तरीके से बताया गया कि उम्र बेसिकली जो होता है वर्षा ऋतु के एक एक नक्षत्रों की विशेषता के आधार पर देखा जाए, जो हमारे हाथ में था जिसे करने के लिए हम जन्म लिए, वो वस्तुतः घटित होता है 25 और 45 के बीच। देखिए यहाँ पे ना सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, आपके सामने तो निबंध है ही, तो यहाँ पे हम निबंध को सबसे पहले आपको इस तरीके से बताने के बजाय ये करेंगे कि आप ये समझिए उत्तरा फाल्गुनी के आसपास में आखिर आपके लिए बताया क्या गया है, और आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक इसको सुनना है। और ये जो सरसरी निबंध पूरा ये लिखा गया निबंध, तो शायद इस लैंग्वेज में कम समझ में आए। पहले मैं अपने शब्दों में शब्दशः समझा देती हूँ, इसके बाद हो सकता है इस निबंध को ऐसे ही पढ़ लेंगे। निबंध में सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस निबंध में यही बताया गया है कि जीवन का कितने से कितने, यानी 25 से लेकर जीवन का जो 45 वर्ष है, जीवन से 25 से 45 वर्ष तक की उम्र जो होती है जीवन में एक तरीके से बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो हमारे हाथ में होता है जिसे करने के लिए हम वाकई में जन्म लेते हैं, वो वस्तुतः घटित होता है 25 और 45 के बीच। इसके बाद तो मन और बुद्धि जो होती है उसको एक तरीके से वानप्रस्थ लेने का काल आ जाता है। दूसरे खंड में इसी चीज़ को, जैसे उन्होंने पहले खंड में इसको ये बांट के बताया है कि जीवन में 25 से 45 का जो वर्ष होता है, समय जो होता है, बेसिकली वो आपको बहुत ही कर्मठता के साथ जीवन में बढ़ने का समय होता है। लेकिन इस शारीरिक सीमा के बाद क्या मानवीय अस्तित्व खत्म हो जाता है?
अगर नहीं खत्म होता है तो उसको सार्थक कैसे बनाया जाए, इसकी खोज निबंधकार ने अपने व्यक्तिगत, जैसे उनके खुद के व्यक्तिगत विशेषता जीवन में रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन के आधार को पहलू बनाकर यहाँ पे आगे की निबंध में उन्हीं चीज़ को प्रस्तुत किया गया है। तो आप यहाँ पे जानने की हूबहू कोशिश करेंगे कि 25 से 45 क्यों जीवन में बहुत अहम रखता है और 45 के बाद क्यों हम जीवन को उतना सार्थक नहीं बना सकते हैं। वो अपनी दृष्टि से इस बात को बताते हैं। कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि जैसे 25 वर्ष तक की एक होती है कि उम्र को जीवन की तैयारी का समय मानते हैं। जैसे होता नहीं कि जीवन में आप पहले पढ़ाई किए, है ना, तो पढ़ाई लिखाई किया, पढ़ाई लिखाई करने के बाद कि हमको ये होता है कि हम कहीं पे सक्सेस हो जाएं, जल्द से जल्द सफलता हमको प्राप्त हो जीवन में, फिर आगे जीवन को बढ़ाएं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि शुरुआती जो वर्ष है और वहाँ से लेके हम 25 वर्ष तक तो ये मान के चलते कि ये तो जीवन की तैयारी का समय है। और जो 25 से 45 का समय है वो उम्र जो है वो वर्षा ऋतु के विभिन्न नक्षत्रों के गुणधर्मों के आधार पर विश्लेषित करते हुए बताया गया है कि वो तो सावन की मनोभावन ऋतु है। 25 वर्ष की उम्र जो है, 25 तक क्या हुआ कि जीवन की तैयारी कर लिया, एग्जैक्ट 25 वर्ष पे सावन की मनोभावन ऋतु माना है। फिर 27 वर्ष क्या जो अवस्था होता है वो 27 वर्ष का समय क्या होता है, भरा समय। जीवन में जो भरा समय वो 27 वर्ष का है। उसको इन्होंने कहा ये भाद्रपद का असली संकेत मानते हुए इसे चुनौतियों भरा समय बताया। और फिर 30 वर्ष की उम्र को लेखक ने कहा ये तो बिजली चमकने वाले भादों के समान है, कहते हुए इसे काम, क्रोध और मोह का समय बताया। और 38 से 40 वर्ष की उम्र को लेखक ने बताया ये है वर्षा ऋतु का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि यहाँ पे है उत्तरा फाल्गुनी का नक्षत्र, ये टाइटल भी है। तो ये कब का समय बताया गया है, एक तरीके से 38 से लेके 40 का समय यहाँ पे बताया गया। ये है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास का समय। यानी आपने 25 से 45 में जीवन को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया कि 25 तक तो आप जीवन में तैयार हो रहे थे और 25 में ही एग्जैक्ट 25 में वो सावन के मनभावन ऋतु जैसा आपका जीवन है। इसके आगे काम, क्रोध और मोह से चमकने वाला भादो 30 वर्ष की उम्र का है और इसके बाद 38 से 40 आता है वर्षा ऋतु का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। और जो सबसे निर्णायक उम्र होता है वो कौन सा होता है, 25 से लेके सबसे निर्णायक उम्र की बात करते हैं कि 25 से 45 जीवन का सबसे निर्णायक समय। उम्र 30 और 30 दशक तक भी मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि 30 वर्षों का स्वभाव शान पर चढ़ी तलवार की तरह होता है। जो वर्ष प्रतिवर्ष उस पर नई धार जो होती है वो नया तेज चढ़ता ही जाता है। और जो 40वें वर्ष तक निबंधकार इतिहास के महापुरुषों के जीवन पर भी दृष्टिपात करते हुए इन बातों को और क्लियर करते हैं कि मैं किस आधार पे इस चीज़ को कह रहा हूँ। आप तमाम महापुरुषों के जीवन पर दृष्टि डालेंगे तो आपको लगभग वो 30 के आसपास में उनके जीवन में कुछ निर्णायक घटना घटित हुई हो। जैसे गौतम बुद्ध जी का नाम लेते हैं कि वो 29 वर्ष की अवस्था में महाविनिष्क्रमण करते हैं। जीसस 30 वर्ष की अवस्था में ही अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन द माउंट देते हैं। इसी उम्र के आसपास 27वें वर्ष में ही राम को वनवास मिलता है और वे वन में राक्षसों का संहार करते हैं। लेखक का ये दावा है कि जो 30वां दशक जीवन का वो घनघोर कुरुक्षेत्र है। यानी 30वां वर्ष सदैव वर्ण के महामुहूर्त के रूप में हमारे समक्ष आता है। 30उत्तर दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। यह काल गधा पचीसी के विपरीत एक छुर और काल है, एक छुरधार काल, जिस पर चढ़कर मनुष्य मतलब पुरुष हो या नारी अपने को आविष्कृत करते हैं। तो निबंधकार की यहाँ पे थोड़े थोड़े चीज़ों को यहाँ बताते चलेंगे पढ़ के कि वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी का हमने बताया 38 से 40। हमारे जीवन में गधा पचीसी सावन मन भावन है, बड़ी मौज रहती है उसमें। पचीसी के बारे में, गधा पचीसी कि बड़ा मनभावन होता है ये 25 वर्ष वाला। परंतु जैसे ही 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपद के असली संकेत मिलने लगते हैं हमें, और 30 के वर्ष में हम विदुन्मय भाद्रपद के काम, क्रोध और मोह का तमिश्र सुख भोगते हैं। तो यहाँ पे लेखक ने ये बताया है कि कैसे जीवन में
ये जो अलग अलग समय आता है जीवन में, तो कोई सुखद संकेत है, कभी हम सुख भोगते हैं, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आ रहा है कि इसी काल में अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमारी सी सुरक्षा की कृतार्थ होती है। देखिए थोड़ी संस्कृत निष्ठ है। 40वें लगते लगते हम भाद्रपद का जो है अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं और 2-4 वर्ष अर्थात उत्तरा फाल्गुनी के अंतिम चरण में जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल। अभी हमने बताया उत्तरा फाल्गुनी के लिए समय बताया है लेखक ने 38 से 40। अब यही मान लीजिए कि 40 से आप 45, तो उन्होंने वही कहा है कि अर्थात उत्तरा फाल्गुनी के अंतिम चरण में वृद्धावस्था यानी जीर्णता का आगमन जो होता है उसका समाचार काल तुरंग दूर से ही हिनहिना कर दे जाता है। वास्तव में देखें तो सृजन संपृक्त सावधान सतर्क सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह है 30 और 40 के बीच, यानी 30 और 40 के बीच में ही हम कर्मठ जीवन जीते हैं। फिर 40 से जो 45 तक होता है वो तो उत्तरा फाल्गुनी का काल है। इसके अंदर पग निक्षेप करते ही शरीर की 60 उर्मियों में थकावट आने लगती है। अस्ति जायते वर्धते, ये 3 धीरे धीरे शांत, मतलब ये 3 धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, उनका वेग कम होने लगता है। और इनके विपरीत 3 क्या विपत, अभी देखिए संस्कृत निष्ठ लिखा गया है, विप्तरण मत अपक्षीयते विनश्यति, प्रबलतर हो उठती है, उन्हें प्रदोष बल मिल जाता है और वो शरीर में बैठे रिपुओं यानी शत्रुओं के भांति साठ गांठ कर लेती हैं। मतलब ये एक तरीके से कहने का तात्पर्य है कि जो ये 25 से 45 है जिसमें हमें रोगग्रस्तता नहीं रहती है, हम बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहते हैं, जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। जैसे ही हमारे अंदर जरा अवस्था का प्रवेश, जीर्णता का आगमन होता है, फिर क्या होता है, विपरीत स्थितियां आ जाती हैं, शरीर का भी क्षय होने लगता है, विनाश भी प्रबलतर हो उठती है। और एक तरीके से जो शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो सुसंगठित जो बने हुए हैं उनकी क्षीणता से हमें समस्या भी आने लगती है और ये जो होते हैं दुश्मनों की भांति व्यवहार करने लगते हैं और इसका ही परिणाम होता है कि जरा के आगमन का हमें अनुभव होने लगता है। 45 के बाद ही शीश पर कास फूटना शुरू हो जाता है, वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है, सुख और सारिका जो होती है, सुख और सारिका उदास हो जाते और मयूर अपने श्रृंगार कलाप का त्याग कर देता है और मानस की उत्पल वर्णा मार का न्याय चोआ चंदर और चित्र सारी त्याग कर प्रवज्या का बलकन वसन धारण कर लेते हैं। एक तरीके से फिर क्या होता है कि जीवन में उतना लालित, उतना सौंदर्य ये सभी नहीं रहता, उतना हर्षोल्लास नहीं रहता। और फिर इन्होंने कहा है कि हमारा फिर प्रवेश क्या होता है कि चीज़ों को त्याग दिया जाए और जीवन में फिर आगे यानी बलकन वस्त्र जो है धारण कर लिया जाए। अतः बचपन भले ही निर्मल प्रसन्न हो, देखिए बचपन भले ही निर्मल प्रसन्न हो, गधा 25 भले ही यानी 25 वर्ष जो है वो भले ही मधुनी हो, परंतु जीवन का वह भाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थकता निर्भर करती है कि हम जीवन में जिए तो सार्थक जिए, वो जीवन की सार्थकता कब है, वो तो 25 से 45 है। 25 और 40 ये ठेल कर 45 के बीच पड़ता है। इसके पूर्व हमारे जीवन की भूमिका या तैयारी का काल और इसके बाद फलागम यानी निमिसिस की प्रतीक्षा है जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे, वह वस्तुतः घटित होता है 25 और 45 के बीच। इसके बाद तो मन और बुद्धि के वनप्रस्थ लेने का काल आ जाता है, यानी वनप्रस्थ आगमन का काल हो जाता है। देह भले ही 1 मधु 2 मधु असंख्य मधु 60 वर्ष तक भोगती चले, इस 25 से 45 की अवधि में भी असल हीर रचती है तीसोत्री यानी 30 के उत्तर के वर्षों का स्वभाव साड़ पर चढ़ी तलवार की भांति होता है। वर्ष प्रति वर्ष उस पर नई धार नया तेज चढ़ता जाता है। 40वें वर्ष तक मुझे क्रोध आता है उन लोगों पर जो विधाता ब्रह्म को बूढ़ा कहते हैं और चित्र में तथा प्रतिमा में उन्हें वयोवृद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैंने दक्षिण भारत के एक मंदिर में एक बार ब्रह्मा की एक अत्यंत सुंदर तीसोत्तर युवा मूर्ति को देखा। देखकर ही मैं कलाकार की औचित्य मीमांसा पर मुग्ध हो गया। यानी एक तरीके से बताए हैं
कि जो जीवन में 25 से 45 ये जो सार्थकता है, तो यौवन सभी को अच्छा लगता है। और मैं भी ज़्यादातर विधाता के जो भी देखता हूँ कि उनका जो आर्ट बनाया गया होता है, तो उसमें युवावस्था को नहीं, जीर्णावस्था को दिखाया जाता है। तो वही कहना है कि मैं एक बार ऐसा देखा प्रतिमा जो वयोवृद्ध रूप में ना देखे दक्षिण भारत के एक मंदिर में, तो मैं उस पर मुग्ध हो गया कि कम से कम उसने उनकी युवा मूर्ति को तो बनाया। जो सर्जक है, मतलब जो सर्जक है एक तरीके से ब्रह्मा जी, जो सर्जक हैं, सृष्टिकर्ता हैं, वह निश्चय ही तो चिर युवा होंगे। और प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ क्या है? जर्जर या बूढ़ा नहीं होता। जो सर्जक है पिता है, प्रॉफिट है, नई लीग का जनक है, प्रजाता है, वह रूप माधो या रोमांटिक काम किशोर भले ही ना हो, परंतु वह दांत छरा, बाल झरा, गलितम पलितम मुंडम कैसे हो सकता है? उसे तो अनुभवी पुंगव तीसोत्तर युवा के रूप में ही स्वीकारना चाहिए। जवानी एक चमाचम धारदार खड़ग है, तलवार की भांति, उस पर चढ़कर सिधारा, मतलब उस पर चढ़कर असिध्यारा व्रत या वीराचार करने वाली प्रतिभा ही पावक दग्ध ओठों से देवताओं की भाषा बोल पाती। युवा अंग के पोर पोर में फास्फोरस जलता है और युवा मन में उस फास्फोरस का रूपांतर हजार हजार सूर्यों के सम्मिलित पावक में हो जाता है। मेरी समझ में सृष्टिकर्ता की, कवि के, विप्लव के नायक की, सेनापति की, सूरवीर की, विद्रोही की कल्पना श्वेत केश वृद्ध के रूप में नहीं, यानी कि जो सृष्टि बनाने वाला है, कोई कवि हो, जो रचनाकार हो, सृजक हो, नायक कोई हीरो हो, एक तरीके से सेनापति हो, सूरवीर हो, तो उन्होंने कहा मेरी कल्पना में ये लोगों का इस तरीके से मतलब नहीं बनाना चाहिए कि वो एक तरीके से जीर्णावस्था में है। उनको तो बिल्कुल अतः प्रजापति जो कि विधाता है, उनको तो सदैव 30 वर्ष के पट्टे सुंदर युवा के सुंदर रूप में ही कल्पित करना हमारे समक्ष वही ज़्यादा सही पड़ता है। तो यानी निबंधकार ने ये चीज़ों को हमारे समक्ष रखा है कि जो 40 वर्ष है और ये जीवन का, ये कैसी प्राण शक्ति और रोहड़ का काम करता है। उसके बाद तो जीवन जो है अनाकर्षक और रति प्रतिकूल होने लगता है। 45 की उम्र के बाद जीवन की सार्थकता हेतु, अब देखिए इतना पहले इन्होंने बताया कि अब क्या ऐसी अवस्था है, हमें कैसी कल्पना करनी चाहिए प्रभु की, और जो भी मतलब सोच से, विचार से नए उनकी, तो हमें एक युवा अवस्था में ही बनाना चाहिए, उसे बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी ये है कि 45 की उम्र के बाद भी जीवन की सार्थकता क्या रहती है, क्योंकि इस प्रश्न के साथ भी निबंधकार अपने विचारों को आगे नया मोड़ देगा और विश्लेषण ही करेगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फड़ उठाए तक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता और उस प्रश्न चिन्ह को पूरा उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। किसी भी पुरुष या नारी की कीर्ति गरिमा इसी प्रश्न चिन्ह की गुरुता और लागुता पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर अमृत के लिए महाविनिष्क्रमण किया। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन द माउंट दिया और 33वें वर्ष में उन्हें जो है सलीब पर चढ़ा दिया गया। किनको? एक तरीके से 30 वर्ष में यीशु क्राइस्ट को। उनका समूचा उपदेश काल 3 वर्ष से भी कम रहा है, यानी जीसस क्राइस्ट का समूचा उपदेश काल 3 वर्ष से भी कम रहा है। वाल्मीकि के अनुसार देखा जाए तो रामचंद्र को भी 30 के आसपास ही, वास्तव में 27 वर्ष की वयस में ही वनवास हुआ। उस समय सीता की आयु 18 वर्ष की थी और वनवास के 13वें वर्ष में अर्थात सीता के 30वां पार करते करते ही सीता हरण की ट्रेजेडी घटित हुई। अतः 30वां वर्ष सदैव वरण के महामुहूर्त के रूप में आता है और संपूर्ण दशक उस वरण और तेज के दाह से अविष्ट रहता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे ऐतिहासिक संदर्भों को लेके, यानी ऐतिहासिक महापुरुषों को लेके ये बताया गया है कि वाकई में जिनके जीवन में कुछ बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ वो किस दौर में हुआ। 30 दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। यह काल गधा पचीसी के विपरीत एक छूरधार काल है जिस पर चढ़कर पुरुष या नारी अपने को आविष्कृत करता, अपने मर्म और धर्म के प्रति अपने को सत्य करता, अपनी अस्तित्वगत जो महिमा है उसको उद्घाटित करता है, अथवा कम से कम ऐसा करने का अवसर तो अवश्य पाता है। 40 लगने के बाद 45 तक यथा स्थिति फाल्गुनी चलती रहती है। इसमें ही जीवन की प्रतिकूल और अनुकूल उर्मियाँ जो है परस्पर के संतुलित को खोना प्रारंभ कर देती हैं और प्राण शक्ति अवरोहण की ओर उन्मुख हो जाती हैं। इसके बाद अनुकूल उर्मियाँ स्पष्टता थक हार होने लगती हैं और प्रतिकूल उर्मियाँ प्रबल
होकर देह की गांठ गांठ में बैठे रिपुओं से मेल कर बैठते हैं। मन हारने लगता है, सृष्टि अनाकर्षक और रति प्रतिकूल लगने लगती है, बुद्धि का तेज घटने लगता है और वो स्वीकारपंथी यानी कन्फर्मिस्ट होने लगती हैं और आत्मा की जो दाहक तेजमयी शक्ति है उस पर विकार का धूम्र छाने लगता है। मैं तो यहाँ पर 45वें वर्ष की बात कर रहा हूँ, परंतु मुझे इस बात का भी स्मरण है कि दोस्ती विश्की करके कोई था जिसने ये कहा था कि 40 के बाद ही जीवन को धिक्कार दे दिया था। जैसे ये कह रहे हैं कि मैं तो 45 तक भी जीवन को मानता हूँ, लेकिन कोई और भी है जिन्होंने 40 के बाद ही जीवन को एक तरीके से धिक्कार समझ लिया कि जो भी करना है जीवन में 40 तक ही करना है। मैं 40 वर्ष जी चुका हूँ, इन्होंने कहा मैं तो 40 वर्ष जी चुका हूँ, 40 वर्ष ही तो असली जीवन काल है। तुम जानते हो कि 40वां माने चरम बुढ़ापा। दरअसल 40 से ज़्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। भला 40 से आगे कौन जीता है? मूर्ख लोग और व्यर्थ लोग। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड से। दोस्त विस्की की इस उक्ति का यदि शाब्दिक अर्थ ना लिया जाए तो मेरी समझ से इसका यही अर्थ होगा कि 40 वर्ष के बाद जीवन के सहज लक्षणों का परिवर्धन सृजन का आत्मिक और मानसिक स्तरों पर हाथ से होने लगता है। पर मैं साठा तब पाठा की उक्त वाली गंगा की कछार का निवासी हूँ, इसी से इस अवधि को 5 वर्ष और बढ़ा के देखता हूँ। ये साठे पर पाठा वाला ये जो है जो उक्ति यहाँ पे दी गई है, इसको आपने गोदान में भी सुना होगा कि साठे पे पाठा की बात धनिया जो है और उनके साथ जब बात होती है होरी के साथ कि साठे पर पाठा होगा, तो जो है होरी खुद कहता है कि उतना लंबा तो जीवन काल चलेगा नहीं, क्योंकि वो 35 वर्ष में ही बहुत ही एजड दिखने लगता है, पौष्टिक आहार नहीं मिलना और इतनी दुख के बीच में रहना, तो वहाँ पे वो चीज़ दिखता है। आगे कहते हैं कि मैं इस समय 1972 जो समय है, मैं इस समय 1972 ईस्वी अपना 38वां जो है पावस झेल रहा हूँ। मैं इस समय 1972 ईस्वी अपना 38वां पावस झेल रहा हूँ। पूर्व फाल्गुनी का विकारग्रस्त यवन जल पी पीकर मैं क्षिप्त से भी आगे एक पग विक्षिप्त हो चुका हूँ और शीघ्र ही मोह मूढ़ होने वाला हूँ। भाद्र की पहली नक्षत्र है मघा, मघा में अगाध जल है। पृथ्वी की तृषा जो प्यास है अश्लेषा और मघा के जल से ही तृप्त होती है। यदि मघा में धरती की प्यास नहीं बुझी तो उसे अगले संवत्सर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब देखिए ये अज्ञे जी का संवत्सर आगे वही पढ़ने वाले हैं कि अगर इस समय मघा में भी धरती की प्यास नहीं बुझी तो अगले संवत्सर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। न केवल परिणाम एक तरीके से परिमाण में देखें बल्कि गुण में भी मघा का जल जो है श्रेष्ठ होता है। मघा मेष की झड़ी झकोर का अस्तव गान कवि और किसान दोनों खूब करते हैं। बरसे मघा झकोरी झकोरी मुर्दुई नैन चुए जस जो ओरी। मघा बरसी मानो दूध बरसा मधु बरसा। इस मघा के बाद आता है पूर्वी फाल्गुनी जो बड़ी ही रही कंडम नक्षत्र है, बड़ी ही रद्दी कंडम नक्षत्र है। इसका पानी होता है वो फसल जायदाद के लिए हानिकारक तो है ही। उत्तर भारत में भी बाढ़ वर्षा का भय भी सर्वाधिक इसी नक्षत्र काल में रहता है। इसी से उत्तर भारतीय गंगा तीरी किसान इसे एक कीर्तिनाशा कर्मनाशा नक्षत्र मानते हैं। इसके बाद आती है उत्तरा फाल्गुनी, भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र जो समूचे पावस में जो मघा है एक तरीके से, तो उनके बारे में बता रहे हैं कि इसके बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है। इसका पानी स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्य कारक होता है। तो यानी अलग अलग ऋतुओं का वर्णन स्वाभाविक तौर पे इन्होंने किया है, उसके माध्यम से इस जीवन के अलग अलग पक्षों को वर्णित किया है कि पूर्वा इसके जो ये पानी है इसका जो होता है भाद्रपद वाला उत्तरा फाल्गुनी का पानी वो तो बहुत ही स्वास्थ्यप्रद होता है, सौभाग्यकारी होता है। जीवन का जो पूर्वा फाल्गुनी काल भोग रहा हूँ, यद्यपि साथ ही साथ द्वार पर उत्तरा फाल्गुनी का आगमन भी देख रहा हूँ। 40 आने में अब कितनी ही देर है, ये लेखक खुद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि अतः आज पूर्वा फाल्गुनी का अंतिम पानपत्र मेरे ओठों से संलग्न है। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है।
इनको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नव लेखन कहकर पुकारता हूँ। भले ही यह विकार जल हो, भले ही इसमें श्रेय, प्रेय, गति, मुक्ति कुछ भी ना हो, परंतु इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है। यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं। पूर्व फाल्गुनी द्वारा प्रदत्त विक्षिप्तता भी यौवन का ही एक अनुभव है। मुझे लग रहा था कि मेरे भीतर कोई उपंग बज रहा है, मतलब बजा रहा है, क्योंकि मेरे सम्मुख द्वार पर काल नट्टिन अर्थात उत्तरा फाल्गुनी त्रिभंग रूप में खड़ी है और मैं उसमें मार की 3 कन्याओं तृषा, रति, आरती को एक साथ देख रहा हूँ। कांचन पद्म कांति, करपल्लव, कुड़ित केस, बिंबाधर, विशाल बंकिम भू, दक्षिणावर्त नाभि और त्रिवली रेखा से युक्त इस भुवन मोहन रूप को मैं देख रहा हूँ और इसको आगमनी में अपने भीतर बजती उपंग को निरंतर सुन रहा हूँ। उपंग एक विचित्र बाजा है। उपंग के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि एक उपंग होता है जो कि विचित्र बाजा है। काल पुरुषों की उंगलियां चटाक चटाक पड़ती हैं और आहद नाद का छंदोबद्ध रूप निकलता है। बीच बीच में हिचकी के साथ या हिचकी भी उसी काल विदूषक की बढ़ती है। एक चीज़ ये भी है कि इतनी संस्कृत निष्ठ है और आप सोचिए कि निबंधों को छोड़ दें तो देखिए बात ये है ना कि कहीं से भी व्याख्या के लिए अगर पंक्तियाँ आ गई और आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो ये बिल्कुल अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर ये पंक्तियाँ हो कहाँ से सकती है। इसलिए अगर आप सरसरी निगाह से इसको सुने रहेंगे, कान में गया रहेगा कि हाँ कोई संस्कृतनिष्ठ वाक्यावलियों में सुसंगठित रूप से हमारे समक्ष उत्तरा फाल्गुनी का वर्णन था जिसमें जीवन के अनेक पक्षों को हमारे समक्ष उजागर किया गया था, तो ये होगा कि उसका संदर्भ प्रसंग करके उसको व्याख्या अच्छे से कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। अदरवाइज़ ये कि पूरी तरीके से छोड़ देना मुझे नहीं लगता उतना लाभप्रद है, क्योंकि जितना हमारे सिलेबस में लगा है एटलीस्ट उतना तो हमको कर ही लेना चाहिए अपने से। बाकी जब रिवीजन पार्ट में रखें तो उसका ज़्यादा संवेदना और शिल्प को ही ध्यान में रखें, पूरी कथा को ध्यान में उतना ज़्यादा नहीं रखेंगे तब भी चलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक उपंग का ऐसा प्रयोग किया गया है यहाँ पे कि कोई उपंग होता है तालबद्ध स्वर को वो अधिक सजीव और मार्मिक कर देता है। मैं अपने भीतर बजते यवन का यह उपंग संगीत सुन रहा हूँ, ऐसा लेखक कह रहे हैं, और अपने मनोविकारों का छककर पान कर रहा हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं है, अभी वानप्रस्थ का शरद काल आने में काफ़ी देर है, इस क्षण उसकी क्या चिंता करूँ। इस क्षण तो बस मौज ही मौज है, भले ही वह कटुतिक्त मौज क्यों ना हो। काम भुजंग के डसने पर तो नीम भी मीठी लगती है। अतः यह कालनटी, यह पूर्व फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी या नैनो जोगिन कितनी भी भ्रांति, माया या मृगजल क्यों ना हो, मैं इसके रूप में आबद्ध हूँ। इसमें मुझे वही स्वाद आ रहा है जो मायापति भगवान को अपनी माया के काम मधु का स्वाद लेते समय प्राप्त होता है, और जिस स्वाद को लेने के लिए वो परम पद के भास्वर सिंहासन को छोड़कर हम लोगों के बीच बार बार आते हैं। अतः इस समय मुझे कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं है। यानी लेखक अपने ही बारे में बता रहा है, परंतु एक न एक दिन वह क्षण भी निश्चित ही हमारे समक्ष उपस्थित होगा जिसका श्रृंगारहीन शरद यवनिका के पीछे जीर्ण हेमंत और मृत्यु शीतल शिशिर की प्रेत छाया झलकती रहेगी। उस दिन तुम क्या करोगे? लेखक कह रहा, उस दिन तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई बीज मंत्र, कोई टोटका, कोई धारणी मंत्र जिससे तुम अगले 20-22 वर्षों के लिए इस उत्तरा फाल्गुनी के पगों को स्तंभित कर दो और वह अगले 20-22 वर्ष तुम्हारे द्वार देश पर शिथिल दक्षिण चरण ईसत कृंचित जानू के साथ अभंग मुद्रा में नतग्रीव खड़ी रहे और तुम्हारे हुक्म की प्रतीक्षा करती रहे। है कोई ऐसा जीवन दर्शन तुम्हारे पास, ऐसा सिद्धाचार, ऐसी काया सिद्धि जिसे बाहर बाहर शरद शिशिर पंथझार हेमंत आए और जूझते हार खाते चले जाए, परंतु मनस की द्वार देहरी पर यह उत्तरा फाल्गुनी एक रस 60 वर्ष की आयु तक बनी रहे? कोई ऐसा उपाय? यह प्रश्न रह रहकर मैं स्वयं अपने से ही पूछता हूँ। यानी लेखक ही खुद कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि जीवन का जो 25 से 45 था, या जीवन का मान लीजिए शुरुआती 45 वर्ष तक जो था, जो कि अपने को सार्थक सिद्ध करना था, जीवन में जितना कुछ करना था वो सब कर लिया। लेकिन जब उसका नेक्स्ट फेज शुरू होता है, जिसको जीर्णा अवस्था में उत्तरा फाल्गुनी का समय भी कह रहे हैं एक तरीके से, क्या उस समय आपके पास खुद के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कोई जीवन दर्शन है? ये लेखक की चिंता है कि 45 की उम्र के बाद जीवन की सार्थकता के लिए क्या हमारे पास कोई विचार है? या ऐसे भी हो सकता है इसके लिए कि एक मिथकीय चरित्र कोई रच लें, जैसे ययाति, तो ययाति की तरह हम अपने पुत्रों से उनका यवन उधार लें
और यही सोचे कि मान लीजिए किसी कॉलेज में प्रोफेसर, अध्यापक ऐसे कुछ हो जाए, क्योंकि बच्चों के बीच में रहेंगे 55-60 वर्ष की अवस्था में, तो युवा अपने को महसूस करेंगे। लेकिन इससे ये होगा कि आज की युवा पीढ़ी भी ना अपने विचारों में बिल्कुल अलग है, और मैं ये सोचूं कि उनके बीच में रह के मैं अपने को युवा मानूंगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आजकल की नई पीढ़ी अध्यापक को भी वर्ग शत्रु के रूप में देखती है, क्योंकि अध्यापक भी व्यवस्था का अंग होने के कारण यथा स्थिति का पोषक है। लेखक ऐसी नई पीढ़ी को छिन्न मस्ता राजनीति के रंगरूट कहते हुए लिखता है कि ये तो बिना मस्तक के, बिना अपने निजी नयन मुख कान के इस उधार प्राप्त नव यौवन का ये क्या करेगा। मुझे अन्यत्र चिर यौवन का अनुसंधान करना चाहिए। कहाँ नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, मेरे ही अंदर अमृत कला की गांठ होगी, उसे ही मुझे आविष्कृत करना होगा। यानी लेखक कह रहा आगे के जो जीवन जीने हैं, और ऐसे भी नहीं, एकदम बिल्कुल इस तरीके से जीना है कि जैसे नव यौवन हो हमारे अंदर ही। तो वो हमारे अंदर युवावस्था कैसे रहेगा, वो हमें कहीं से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है। वो कला की गांठ हमारे अंदर ही होगा, बस मुझे उसको आविष्कृत करना है, आविष्कार करना है उसका। तो निबंध का अंतिम हिस्सा यही है कि लेखक ने परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व पर गहन मंथन करते हुए मूल मुद्दा यही था कि स्वीकारपंथी, क्या कोई भी चीज़ जो पहले से है उसका कंफर्म कर देना, कंफर्मिस्ट होना वो ठीक है, या विद्रोही नॉन कंफर्मिस्ट होना सही है। लेखक मार्क्सवादी के आमूल परिवर्तनकारी दावों को खारिज करते हुए ये बताता है कि परंपरा का पूर्ण निषेध असंभव है, कि आप पूरी परंपरा को, कोई तरीके से परंपरा है उसका पूर्ण निषेध कर दें, यह असंभव है। इस संबंध में लेनिन को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि 1922 ईस्वी में लेनिन ने लिखा था, उस सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवाद निर्मित कर गया है हमें स्वीकार करना होगा, और उसके द्वारा ही समाजवाद भी गढ़ना होगा। पूर्व पीढ़ी के सारे ज्ञान, सारे विज्ञान, सारी यांत्रिकी को स्वीकार कर लेना होगा। सर्वहारा संस्कृति अज्ञात शून्य से उपजने वाली चीज़ नहीं है, और न यह उन लोगों के द्वारा गढ़ी ही जा सकती है जो सर्वहारा संस्कृति के विशेषज्ञ विद्वान कहे जाते हैं। ये सब बातें बड़ी मूर्खतापूर्ण है। सर्वहारा संस्कृति उसी ज्ञान का स्वाभाविक सहज विकास होगा जिसे पूंजीवादी, सामंतवादी और अमलातांत्रिक व्यवस्थाओं के जुए के नीचे हमारी संपूर्ण जाति ने विकसित किया है। यानी पृष्ठभूमि में रचनाकार ये कहता है कि जरूरी नहीं कि वो नॉन कन्फर्मिस्ट ही हो, स्वीकारपंथी के बजाय अस्वीकारपंथी ही हो, किंतु सही स्थिति दोनों मानसिकताओं के संतुलन में भी, कि आप स्वीकार भी करने वाले हो, अस्वीकार भी करने वाले हो। आप अतिवादी ना बने, क्योंकि वह अपने जीवन की सार्थकता में एक तरीके से बाधा उत्पन्न करेगा। और इन्होंने कहा सबसे अच्छा तो ये होगा कि मैं धार के साथ ना बहकर, कि धारा जैसे बह रही है उसी के साथ ना बहकर अकेले अपने ही अंदर की अमृत कला का आविष्कार करने को कृत संकल्प हूँ। यूँ तो मैं मानता हूँ कि सर्जक या रचनाकार के लिए नॉन कन्फर्मिस्ट होना जरूरी है, परंतु लेखक, कवि या किसी भी साहित्येतर क्षेत्रों के सर्जक या विधाता को यह बात गांठ बांध लेना चाहिए कि 100% अस्वीकार कर देना या नॉन कन्फर्मिज्म से भी रचना का सृजन असंभव हो जाता है। रचना प्रक्रिया में स्वीकारवादी मन की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। इसके बाद लेखक ने रचना प्रक्रिया का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए बताया है कि सृजन कर्म में विद्रोही और स्वीकारी मन दोनों कैसे भूमिका निभाते हैं। वह लिखता है कि रचना की आइडिया के आविष्कार के लिए तो अवश्य विद्रोही मन चाहिए, परंतु रचना का कार्य प्रोसेस आइडिया के आविष्कार के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। रचना प्रक्रिया में स्वीकारवादी मन की भी उतनी ही आवश्यकता है, अन्यथा आइडिया या ज्ञान का क्रिया में रूपांतर संभव नहीं है। तो लेखक ने अपने लिए ये कहा कि ये उत्तरा फाल्गुनी के एक 60 वर्ष की आयु तक कोई ऐसा उपाय क्या मेरे पास है? मैं खुद से पूछता हूँ। आज से 13 वर्ष पूर्व भी मैंने इस प्रश्न पर चिंता की थी और उक्त चिंतन से जो समाधान निकला उसे मैंने कार्य रूप में परिणत भी किया, परंतु इन 13 वर्षों में असंख्य भाव प्रतिमाओं के मुंडपात हुए और आज मैं मूल्यों के कबंध वन में ग्रीक दर्शन की उक्ति के एक नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी की धार जो है क्षण प्रति क्षण और ही होती जा रही है। काल प्रवाह भी एक नदी और इसकी भी कोई बूंद स्थिर नहीं है, यानी उसका भी बूंद ही एक तरीके से चलायमान अवस्था में है।
अतः शताब्दी के 8वें दशक के इस प्रथम चरण में मुझे उसी प्रश्न को पुनः पुनः सोचना है, कैसे दृढ़ता या जरा को यदि संपूर्णतः जीतना असंभव हो तो भी फांकी देकर यथासंभव दूरी तक वंचित उसको रखा जाए। कैसे अपने दैहिक यौवन को नहीं तो मानसिक यौवन को ही निरंतर धारदार और चिरंजीवी बनाए रखा जाए। ये खुद से प्रश्न कर रहा है लेखक। उस दिन तो मैंने सीधा सीधा उत्तर ढूंढ निकाला था कि याति की तरह पुत्रों से यौवन उधार लेकर अर्थात मैं कोई नौकरी ना करके कॉलेज में अध्यापन कर लूँगा तो मुझे 55 या 60 वर्ष तक की आयु युवा शिष्य शिष्याओं के मध्य रहने का अवसर सुलभ होगा। और फिर क्या होगा कि वो तो चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन ही जाता है। परंतु विगत दशक के अंतिम 2 वर्षों में जब मेरे ये बालखिल्य से चरगड़ छिन्नमस्ता राजनीति के रंगरूट बनने लगे, जो आगे मैंने बताया कि जब इन्होंने मेरे गुरु यानी गांधी, विवेकानंद, विद्यासागर, सर आशुतोष की प्रतिमाओं का या उनके द्वारा प्रतिपादित मूल्यों का अनर्गल मुंडपात करना शुरू कर दिया, जब इनके नए दार्शनिकों ने कहना प्रारंभ किया कि अध्यापक और छात्र के बीच भी श्रेणी शत्रुओं का संबंध होता है, क्योंकि अध्यापक भी स्थापित व्यवस्था का एक अंग है और व्यवस्था का भंजन ही श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है, तब देश में घटित हुई इन घटनाओं पर विचार करके और क्रांति मच गई कि ये नई पीढ़ी के जो दार्शनिक हैं, यथा हिबर्ट मार्क्यूज हों, चे गुवेरा हों, ब्रैंडिट कोहन आदि की चिंतन धारा से यथासंभव अल्प स्वल्प परिचय पाकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं इन अपने भाइयों, अपने हृदय के टुकड़ों के साथ जो आज छिन्नमस्ता राजनीति के रंगरूट हैं, कुछ ही दूर तक साथ जा सकता हूँ, आगे नहीं जा सकता। विविध प्रकार के नारों से आक्रांत ये नए पुररवा का यहाँ शाब्दिक अर्थ होता है रवा, यानी आवाज़ या नारों से आक्रांत या पूरित पुरुष। ये याति पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है तो पुररवा नई पीढ़ी का। यदि मुझे यौवन उधार देंगे तो भी बदले में मुझे भी कबंध में रूपांतरित होने को कहेंगे, और मैं कैसे अपना चेहरा, अपनी आत्मा, सत्ता, अपना व्यक्तित्व त्याग दूं। छिन्न मस्त पुरुष बनकर यौवन लेने से क्या फ़ायदा। बिना मस्तक के, बिना अपने निजी नयन सुख कान के इस उधार प्राप्त नव यौवन का नया अर्थ होगा रूप, रस, गंध और गान से वंचित रह जाऊंगा। केवल शिशोदर वाला व्यक्तित्व लेकर कौन जीवन यौवन भोगना चाहेगा। कम से कम बुद्धिजीवी तो नहीं। आत्मात पृथ्वी त्याजते, अतः मुझे चिर यौवन को इन शिष्य पुररवाओं की नई पीढ़ी से दान के रूप में नहीं लेना है। 13 वर्ष पहले की बात है कि चिंतित समाधान आज व्यर्थ सिद्ध हो गया। मुझे अन्यत्र चिर यौवन का अनुसंधान करना है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही वो चीज़ है। मैं मानता हूँ कि समाज और शासन में शब्दों के व्यूह के पीछे कपट पाला जा रहा है। बाल खिल्लियों के क्रोध की सार्थकता को स्वीकार करता हूँ, पर साथ ही छिन्नमस्ता शैली के सबसे रंगाद और आत्मघाती समाधान को भी मैं बेहिचक बिना सील मुरैवत के अस्वीकार करता हूँ। अपना मस्तक काट कर स्वयं उसी का रक्त पीना तंत्राचार, वीराचार हो सकता है, परंतु यह ना तो क्रांति और ना समर। पुरानी पीढ़ी का चिरयक्षत्व मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मतलब कोई पुरानी पीढ़ी का चिरयक्षत्व वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी चाहता हूँ कि वह पीढ़ी अब खिजाब आरसी का परित्याग करके संन्यास ले ले। शासन और व्यवस्था की पुतली, घरों के मशीन कन्याएं उनकी बूढ़ी उंगलियों के सूत्र संचालन से ऊब गई हैं और उनकी गति में रह रहकर छंद पतन हो रहा है। यह बिल्कुल नया संगत प्रस्ताव है कि पूर्व पीढ़ी अपनी मनुस्मृति और कॉपिन बगल में दबाकर पुतली घर से बाहर हो जाए और नई पीढ़ी को अर्थात हमें और हमारे बाल खिल्लियों को अपने भविष्य के यश अपयश का पट स्वयं बुनने का अवसर दे, जिससे वे भी अपने कल्पित नक्शे, अपने वर्जित हुनर को इस कीर्ति पट पर काढ़ने का अवसर पा सके। यह सब यही है, परंतु क्या इन सब बातों की संपूर्ण सिद्धि के लिए इस पुतली घर का ही अग्निदाह पुरानी पीढ़ी द्वारा बुने कीर्तिपट के विस्तार का दाह है? उनकी श्रम बल का तिरस्कार आदि आवश्यक है? क्या ऐसा सब करना ही एक आत्मघाती प्रक्रिया नहीं है? इस स्थल पर डॉक्टर राधाकृष्णन या आचार्य विनोबा भावे की राय को उद्धत करूँ तो वह क्रांति के इन दुग्ध कुमारों के लिए कौड़ी की 3 ही होगी। अतः मैं लेनिन से, यानी उन्होंने कहा कि इसलिए मैं लेनिन से बात उठाता हूँ और उनके संदर्भ में मैं बताता हूँ कि 22 में लेनिन ने लिखा था, उस सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवाद निर्मित कर गया हमें स्वीकार करना होगा और उसके द्वारा ही समाजवाद गढ़ना होगा। पूर्व पीढ़ी के सारे ज्ञान, सारे विज्ञान, सारी यांत्रिकी को स्वीकृत कर लेना होगा
उसकी सारी कला को स्वीकार कर लेना होगा। हम सर्वहारा संस्कृति के निर्माण की समस्या तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती है कि साफ साफ समझ लिया जाए कि मनुष्य जाति के सारे विकास और संपूर्ण सांस्कृतिक ज्ञान को आहरण किए बिना यह संभव नहीं है, और उसे समझकर सर्वहारा संस्कृति की पुनर्रचना करने में हम सफल हो सकेंगे। सर्वहारा संस्कृति अज्ञात शून्य से उपजने वाली चीज नहीं है, और न यह उन लोगों के द्वारा गढ़ी ही जा सकती जो सर्वहारा संस्कृति के विशेषज्ञ विद्वान कहे जाते हैं। ये सब बातें मूर्खतापूर्ण हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। सर्वहारा संस्कृति उसी ज्ञान का स्वाभाविक सहज विकास होगा जिसे पूंजीवाद, सामंतवाद, अमलातांत्रिक व्यवस्थाओं के जुए के नीचे हमारी संपूर्ण जाति ने विकसित किया है। यह बात स्वामी दयानंद, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की होती तो बड़ी आसानी से कह सकते कि मारो गोली, सब बुर्जुआ बकवास है। यानी बुर्जुआ एक तरीके से हाई क्लास का एक प्रतिनिधित्व करता है, पर कहते हैं कि क्रांतिकारियों का पितामह लेनिन, जिसे एक कट्टर बंगाली मार्क्सवादी नीरेंद्र नाथ राय ने अपनी पुस्तक शेक्सपियर हिज ऑडियंस के पृष्ठ 49 से 50 पर उद्धृत किया है, आज प्रायः लोग पुकार कर कहते हैं, देखो देखो जोखिम उठा रहा हूँ, मूल्य भंजन कर रहा हूँ। अरे बंधु, जोखिम उठा रहा हो या नाम कमा रहे हो, ये तो आज अपने को प्रतिष्ठित बनाने और जागरूक सिद्ध करने का सबसे सटीक तरीका है। शॉर्टकट यानी तिरछा रास्ता। जोखिम तुम नहीं उठा रहे हो, तुम तो धार के साथ बह रहे हो, और यह बड़ी आसान बात है। आज जोखिम वो उठा रहा है जो नदी की वर्तमान धारा के प्रतिकूल धारा के हुक्म को स्वीकारते हुए कह रहा है। मतलब कि जो धारा के साथ बहेगा उसको तो समस्याएं नहीं है, जो धारा के विपरीत चलता है समस्याएं तो उसको होती है। तो संघर्ष में एक तरीके से जो संघर्ष में जो वाकई में उतरा है वो तो धारा के विपरीत चलने वाला उतरा है। तो मूल्य भी क्या तोड़ने की चीज़ होती है जो तोड़ोगे वह, परंतु एक अविच्छिन्न मूल्य प्रवाह, एक सनातन मूल्य परंपरा का अस्तित्व तो मानना ही होगा। नए बालखिले दार्शनिक कहेंगे यह धार के विपरीत जाना हुआ, यह तो प्रतिक्रियावादी है। ऐसी अवस्था में मेरा उन्हें उत्तर है कि कभी कभी नदी की धार पथभ्रष्ट भी हो जाती है। वह सदैव प्रगति की दिशा में ही नहीं बहती, वह स्वभाव से अधोगति की ओर जाने वाली होती है। और आज तो वन्या काल है। वन्या काल में धार पथभ्रष्ट रहती है, वह कर्मनाशक, गिरदिनाशक, कालमुखी बनकर हमारे गांव को रसातल में पहुंचा रही है। अतः इस क्षण हमारी प्यारी नदी ही शत्रु रूपा हो गई है, और यदि गांव को बचाना है तो हमें जो है धारा के प्रतिकूल समर करना ही होगा। यदि हम अपना घर द्वार फूंक कर तमाशा देखकर मौज लेने वाले आत्मभोगी नीरों की संतानें नहीं हैं तो हमें इस नदी से समर करना ही होगा। यही हमारी जिजीविषा की मांग है, और इसके प्रतिकूल जो कुछ कहा जा रहा है वह नई पीढ़ी की बात हो या पुरानी की मुमोक्षा का मुक्ति भोग है। यह सब विद्रोह नहीं, बुर्जुआ डेथ विश है का नया रूप है कि बुर्जुआ डेथ विश। अतः मैं धार के साथ ना बहकर अकेले अकेले अपने अंदर की अमृता कला का आविष्कार करने को कृत संकल्पित हूँ। बिना रोध के, बिना तट के जो धार हैं, जो कालमुखी वन्या है, रोधवती तटनी नहीं। यो तो मैं मानता ही हूँ कि सर्जक या रचनाकार के लिए नॉन कन्फर्मिस्ट होना जरूरी है। इसके बिना उसकी सुरक्षा प्राणवती नहीं हो सकती और नई लीक नहीं खोज पाती। अतः मुझे भी विद्रोही दर्शनों से अपने को किसी न किसी रूप में आजीवन संयुक्त रखना ही है। एक लेखक होने के नाते यही मेरी नियति है, और इस तत्व को अस्वीकृत करने का अर्थ है अपनी सुरक्षा की सारी संभावनाओं का अवरोध। परंतु लेखक कभी या किसी भी साहित्येतर क्षेत्र के सर्जक या विधाता को यह बात भी गांठ में बांध लेनी चाहिए कि 100% अस्वीकार या नॉन कन्फर्मिज में से भी रचना या सृजन असंभव हो जाता है। पुराने के अस्वीकार से ही नए का आविष्कार संभव है, यानी पुराने का आविष्कार से ही नए का संभव या कुछ हद तक ठीक है, परंतु नए भावों या विचारों के उद्गम के बाद उपकरण या अभिव्यक्ति के साधन का प्रश्न उठता है, और इसके लिए नॉन कन्फर्मिज्म को त्याग कर 75% पुराने उपकरणों से ही निर्वाचित संशोधित करके कुछ को स्वीकार करना चाहिए। रचना की आइडिया के आविष्कार के लिए तो अवश्य विद्रोही मन चाहिए। मतलब कोई भी रचना है, रचना की आविष्कार के लिए, आइडिया के आविष्कार के लिए अवश्य विद्रोही मन चाहिए, परंतु रचना का जो प्रोसेस होता है उसको आइडिया के आविष्कार के साथ समाप्त नहीं होना चाहिए। रचना प्रक्रिया में स्वीकारवादी मन को भी उतनी ही आवश्यकता है, अन्यथा आइडिया या ज्ञान का क्रिया में रूपांतर संभव नहीं है। अतः प्रत्येक सर्जक या विधाता जीवन के चाहे जिस क्षेत्र की बात हो, विद्रोही, स्वीकारवादी,
दोनों ही साथ साथ होता है। 100% अस्वीकार के फैशनेबल दर्शन के प्रति मेरा आक्षेप ये भी है कि यह एक स्वयं आरोपित नो एग्जिट द्वारा वर्तमान जो वातायन रहित अवरुद्ध कक्ष है, इसको लेकर बहुत आगे तक नहीं जाया जा सकता। यह दर्शन विषय और विधा दोनों की नकारात्मक सीमा बात कर बैठा है और इसके द्वारा अपने स्व को भी पूरा नहीं पहचाना जा सकता। तो स्व से बाहर इतिहास और समाज को समझने की तो बात ही नहीं उठती। यह 100% अस्वीकार का दर्शन कभी अस्तित्ववाद का चेहरा लेकर आता है तो कभी नव्य मार्क्सवाद यानी क्लासिकल मार्क्सवाद से भिन्न। और ये दोनों मानसिक बौद्धिक स्तर पर मौसेरे भाई हैं। ये एक ही हसोन्मुखी संस्कृति की संतानें हैं। योग शास्त्र में मन की 5 अवस्थाएं कही गई, क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, निरुद्ध और आरूढ़। ये दोनों दर्शन विमूढ़ स्थिति के 2 भिन्न संस्करण हैं अर्थात दोनों ही त्याज्य हैं। यह भाड़ वन्या का काल है। नदी अपनी दिशा भूलकर कुल छोड़कर उन्मुक्त हो गई है, अतः बुद्धिजीवी वर्ग से धीरता और संयम अपेक्षित है। घबराकर वन्या की पथभ्रष्ट धार के प्रति आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा जल के उत्तरण वन्य के उद्धार की प्रतीक्षा करना उचित होगा। पानी हटने पर नदी पर कुलों के बीच लौट जाएंगी। नदी अपनी सया आदि बादल भी तो भी पुराने कुल के ही समानांतर होंगे, मतलब जो भी एक यथावथा कुछ भी इधर उधर हुआ है तो वही कह रहे हैं कि नदी तब भी सुखदायी ही रहेगी, उलटकर हिमाचल मुखी कभी नहीं हो सकती। अतः इस वन्या नाट के विसंभक के बीच का समय मैं तो ना तो बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ, ना ही बहुत चिंताजनक। मैं बिल्कुल अविचलित हूँ। मेरा विश्वास है कि कल नहीं तो परसों अर्थात पुरानी पीढ़ी का युवा और मेरे बाल खिल छात्र छात्राएँ अर्थात नई युवा पीढ़ी दोनों मिलकर इस शासन व्यवस्था के पुतली घर के नृत्य कन्याओं के कथक नृत्य को साथ साथ संचालित करेंगे। यह पुतली घर ऐसा है कि इसमें अनुशासित, संयमित, तालबद्ध कथक ही चल सकता है, अन्यथा जरा भी छंद पतन होने पर कोई ना कोई भयावह पुतली एक ही झपट्टे में हड्डी हाथ तक का वचड़ कर डालेगी, क्योंकि इन पुतलियों में से कोई विष कन्याएं भी हैं। अतः मैं चेष्टा करूंगा कि अपने अंदर की अमृता जो कला है उसका मैं आविष्कार करके इस उत्तरा फाल्गुनी काल को 20-22 वर्ष के लिए अपने अंतर में स्थिर अचल कर दूँ। बाहर चाहे शरद बहे या निदाग हो कर, तब मैं अपने बालखिले सहचरों के साथ व्यवस्था की इन पुतलियों का छंदोबद्ध नृत्य भोग सकूंगा। और एक दिन भी वह आएगा जब कोई चिल्लाकर मेरे कानों में कहेगा 5 o'clock, 5 बज गए हैं। कोई मेरे शीश पर घंटा बजा जाएगा, कोई मेरे हृदय में बोल जाएगा बहुत हुआ, भोगा हुआ, अब नहीं। अब अहम अमृतम इच्छामि, अहम वनप्रस्थम चिरस्यामि। और तब मैं व्यवस्था की पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफ़ी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मन से बाहर आ जाऊंगा और अपने को विसर्जित कर दूंगा। लोक रण्य में खो जाऊंगा। अपरिचित वृक्षोपम अवसर प्राप्त रिटायर्ड अड़साड़ुओं के महाकांतर में, पर अभी नहीं। अभी तो मैं विश्वेश्वर के सांड की तरह जवान हूँ। तो इस पृष्ठभूमि में निबंधकार ने अपने अंदर की अमृता काल को जगाने की बात कही है और जीवन में लगातार एक तरीके से देखा जाए कि नई जोश ऊर्जा भरी रहे, तो मानवीय जीवन को विश्लेषित करते हुए कि सारी उम्र को आधार बनाया, अपनी चिंतन की अभिव्यक्ति की। जैसे कि ज़्यादातर हिंदी साहित्य के बोलांश जो भी हैं उसमें शरीर के इतर जाके या इंद्रिय के इतर जाकर उस पर उतना बल वगैरह नहीं दिया गया, लेकिन ये अपने तरह का एक अद्भुत निबंध था। नई चीज़ें काफ़ी सिखाया। और बाकी शिल्प की दृष्टि से देखिए संवेदना के पक्ष में तो जो है और मैंने संवेदना पक्ष के जो भी बिंदु उनको लेके इसी में बता भी दिया। लेकिन यहाँ पे शिल्प पक्ष में जैसे ये है कि ये लालित तत्वों से परिपूर्ण है, लालित तत्व इसमें भरे पड़े हैं। बाकी व्यक्तित्व, व्यंजकता हो, स्वच्छता हो, कल्पनाशीलता, वैज्ञानिक वैचारिकता, उन्मुक्तता, विचार एवं भाषा इत्यादि पर चर्चा, साथ ही साथ वर्षा ऋतु के नक्षत्रों की विशेषताओं का आरोप, मनुष्य की 25 से 45 वर्ष तक की उम्र पर कलात्मक ढंग से तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, संस्कृत निष्ठ।
इनके अलावा निबंध में लेखक की व्यक्ति विशेषता का एक महत्वपूर्ण आयाम ज्ञान विज्ञान के विविध अनुशासनों से संबंधित लेखक का व्यापक एवं गहन अध्ययन। तो ये एक तरीके से जो रहा है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास प्रसिद्ध ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय द्वारा जी, ये हमें जीवन में अहम दर्शन को समझाता है कि कैसे जीवन में सार्थकता जीवन की कब से कब होती है और हमें अपना सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है कब यूटिलाइज करना चाहिए। बाकी अभी ये सीरीज़ चलती रहेगी, आप लोग अपना जो भी रिव्यू कमेंट ज़रूर करिए। देखिए अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो कंटिन्यूअस आप पूछेंगे, हो सकता है मैं कमेंट नहीं कर पाती हूँ लोगों का, लेकिन कोशिश करूँगी भरपूर कमेंट करूँ, सभी पर जो भी हो उसका रिप्लाई करूँ। और मैं एक काम करती हूँ कि एक टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट करती हूँ जहाँ से जुड़े और आपको PDF वगैरह जो भी हो तो प्रोवाइड कर दिया जाए जहाँ से मिले, और क्रम से हम चलते रहें, अपना सजेशन वगैरह भी देते रहेंगे तो ज़्यादा ही फ्रूटफुल होगा हमारे लिए चीज़ों को समझना और कैसे हम आसान करके इसको और आसानी से आपको समझा सकें। एक तो प्राइम टारगेट है कि आपको विषय वस्तु से पहले परिचित कराया जाए, फिर सेकंड हमारा टारगेट ये होगा ना कि जब एक बार ख़त्म कर ले चीज़ों को, फिर अब कैसे लिखना है, कैसे चीज़ों को और विस्तारित समझना है, कैसे पॉइंट से समझते हैं जल्दी समझ में आता है, इन सब चीज़ों पे काम करना होगा। लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हमें करना होगा और मोटिवेट के लिए यही है कि आप चैनल को थोड़ा बढ़ाने का काम करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।